हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ राजकुमार यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका राजकुमार भैया। और आज हम लोग करने वाले हैं मैथ का एक क्लास जो कि लगभग 1 घंटे चलेगा। और आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आने की उनकी संभावना है। आप लोग को पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम मतलब 27 फरवरी को है। इसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड किया था शॉर्ट्स, जिसमें आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण जो आपके फार्मूलेस थे उन्हें मैं कवर किया था उसमें। अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपका 10 नंबर पक्का हो जाता है, क्योंकि 10 से कम तो नहीं होगा, 10 से ज़्यादा हो सकता है। तो आज हम लोग उसी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को ही करने वाले हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं हम, बस आप लोग का सपोर्ट ही ज़रूरी है हमारे लिए। हम लोग छोटे क्रिएटर हैं, छोटे टीचर हैं, इसलिए आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं कि अच्छा पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। तो मैं आप लोग का मतलब समय देखिए उतना बर्बाद नहीं करना चाहता। और इसलिए मैंने जो लिखने वाला कार्यक्रम था वो पहले ही कर दिया है। मतलब अपना नोट्स खुद लेकर आया हूँ मैं, ताकि मैं आपको लिख कर समझा ना सकूँ। जो लिखा लिखाया है उसी को मैं समझाऊँ, जिससे कि आप लोग का टाइम भी बच जाए और आप लोग को समझ में भी आ जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मुझे पता चला है कि मतलब 1.1 प्रश्नावली 1.1 जो है वो सिलेबस में नहीं है। तो 1.2 से स्टार्ट करते हैं। एक बार और बात और बताना था आप लोगों को कि इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाला जाएगा आज। इसे लेने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका पिन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा वक्त आपका न जाता होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, आपको भी प्रिपरेशन करना है। और हम बता देते हैं जल्दी जल्दी और आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किए। मतलब गुणनफल के रूप में व्यक्त कर रहे हैं इन अभाज्य गुणनखंडों को। ठीक है, तो इधर देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड किया गया है। 2 से 70 बार में कटा, फिर 2 से 35 बार में कटा, 5 से 7 बार में, 7 से 1 बार में कट गया। फिर अब देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड अब ऐसे ही एज आपको ऐसे ही लिख कर आना है बोर्ड की कॉपी में। ठीक है, अब देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार 2 है, 2 बार यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 बार 5 है, 5 एक बार लिखा गया, 7 एक बार है, 7 यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, अब 2 बार है तो इसको 2 के घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसका आंसर आ गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब हम आपको एक ऐसे क्वेश्चन से रूबरू करवाने वाले हैं जो कि हर साल मतलब पूछा जाता है। तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ किसी और का भला हो जाए। और ऐसे क्वेश्चन से रूबरू करवाने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। तो चलिए उसको देखते हैं। और उसको देखने से पहले एक क्वेश्चन है, उसे भी देख लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का HCF मतलब कि महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। ठीक है, तो इसमें देखिए एक सूत्र काम करता है। पहली संख्या मतलब A गुणित दूसरी संख्या B बराबर LCM गुणित HCF। ठीक है, ये सूत्र काम करता है। तो चलिए इसी सूत्र पर देखते हैं। इसमें कहा गया है 26 और 91 का मतलब ज्ञात करना है। ठीक है, दो संख्या दिया गया है, उसका HCF और LCM ज्ञात करना है।
तो 26 और 91, 26 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणित 13 आएगा, 91 का 7 गुणित 13 इधर किया भी गया है। और एचसीएफ देखिए दोनों में सेम 13 है तो एचसीएफ 13 हो गया। और एलसीएम 13 सेम है, यहाँ पर 13 लिख दिया गया। 2 7 अलग अलग है, उसे भी उतार दिया गया। एलसीएम आ गया 182। ठीक है, अब जांच कैसे करेंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे। दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो 26 गुणित 91 आएगा। ठीक है, 26 गुणित 91 दोनों का गुणनफल करेंगे। 26 गुणित 91 करेंगे तो 2366 आंसर आएगा। ठीक है, अब इसे फिर से देखेंगे इस फॉर्मेट में जो आपको बताया गया, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। ठीक है, देखिए एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर 13 गुणित 182। ठीक है, एचसीएफ गुणित एलसीएम, एचसीएफ कितना है 13 है, एलसीएम 182 है। तो आ गया आपका 2366, मतलब कि 2366 पहली दूसरी संख्या गुणा करने पर भी आया है और 2366 एलसीएम गुणित एचसीएफ पर भी आया है। अतः स्पष्ट है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम है। ठीक है, इसी प्रकार से ये सब भी किया गया है। उस क्वेश्चन को जिसे मैं बता रहा था उस क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं उस क्वेश्चन को। 1 मिनट इस पेज पर नहीं है, हाँ इस वाले पेज पर है। देखिए क्या कर रहा है, एचसीएफ ये हो गया, देखिए पहली संख्या मतलब ए हो गया ये, ठीक है, और बी हो गया ये। ठीक है, ये 306 हो गया, बी 657 हो गया। ठीक है, एचसीएफ इतने का 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है और एलसीएम आपका 306 और 657 का पूछा है। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या मतलब ए बराबर 306 है, दूसरी संख्या 657 है, एचसीएफ 9 है, 9 दिया है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो आपको वो बताया था ए इंटू बी बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। ठीक है, तो देखिए एलसीएम जब ज्ञात करने का रहेगा तो उसी से आपका 4 सूत्र बनेगा, एक ही सूत्र से 4 सूत्र बनेगा। आपको किसी भी तरीके से पूछ सकता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर पूछेगा, देख लीजिएगा किसी भी सेट में, आपके यूपी बोर्ड के किसी भी सेट में ये ज़रूर मिलेगा। ठीक है, देखिए एलसीएम पूछा है तो एलसीएम के लिए पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। तो एलसीएम बराबर पहली संख्या कितना है 306, दूसरी संख्या 657 और एचसीएफ कितना है 9 है। 9 से 306 कट गया 34 बार में, यहाँ पर 34 लिख दें, 34 बार में कट गया और गुणित 657 गुणा करेंगे 22,338, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसे एक बार देख लीजिएगा और चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इस पर आईएमपी लिख दे रहा हूँ, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर देख कर जाइएगा। और इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा करने के लिए, एक शॉर्ट में जो 2 नंबर में अगर आएगा तो शॉर्ट विधि से करना, अगर 4 नंबर का आएगा तो इस लॉन्ग मेथड से करना। ठीक है, तो इसमें क्या है, चूँकि पहले देखिए क्या दिया है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n, प्राकृतिक संख्या क्या है n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, इसे जांच करना है, बताना है। ठीक है, तो चूँकि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 3 है। ठीक है, और दोनों पक्षों में n का घात करने पर n घात रखने पर 6 के घाते n हो जाएगा ये, और 2 गुणित 3 के घाते n ये हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि 6n के गुणनखंड में केवल 2 और 3 यही आएंगे। ठीक है, अब कोई भी प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त तभी होगा जब उसके अंत में 10 मतलब कि 2 गुणित 5 आना चाहिए, अर्थात किसी भी संख्या को 10 से विभाजित होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 के साथ 5 का होना अति आवश्यक है, 2 के साथ 5 का होना अति आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर 2 के साथ देखिए 3 है, परंतु 6 के घात n के गुणनखंड में 2 के साथ 5 नहीं है, अर्थात किसी भी प्राकृतिक संख्या में n के लिए 6 के घात n 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है,
ये रहा आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। अब आपको अगर ये 2 नंबर में आएगा तो 2 नंबर में आप कैसे लिखेंगे, इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में, ठीक है, उसको बताते हैं हम। ये रफ़ किए हैं, मतलब इसे फेयर पर नहीं किए हैं, ये शॉर्ट कर रहे थे, शॉर्ट में मिल गया इसलिए आपको बता दे रहे हैं। देखिए वही चीज़ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगा, वही क्वेश्चन है ना। देखिए 6, बस आपको इतना ही लिखना है, 6n 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों, कारण लिख देंगे। 6n के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणित 3 होगा, जबकि 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त होने के लिए 2 गुणित 5 का होना आवश्यक है, ठीक है, इतना लिख देंगे, आपका 2 नंबर पक्का, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ लोग जो है इस क्वेश्चन को देखकर मतलब उनके दिमाग में आया होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे होगा। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत सिंपल है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया है, इसको 18 मिनट लगता है, ठीक है। और जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। ये रवि है, इसे 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब कि यहाँ से एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः उसी स्थान पर पहुँचेंगे, मतलब कितने समय बाद वो पुनः इसी स्थान पर पहुँचेंगे। तो सोनिया को लगा समय 18 मिनट, वो 18 मिनट में तय की कितने चक्कर, 18 मिनट में तय की, एक चक्कर 18 मिनट में तय की, और रवि ने 12 मिनट में एक चक्कर तय किया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है। तो देखिए 18 मिनट में एक चक्कर किसने पूरा किया, तो सोनिया ने। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणित 3 गुणित 3, मतलब कि 2 गुणित 3 के घाते 2। 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 के घाते 2 गुणित 3, ठीक है। अब इसका एलसीएम 2 के घाते 2 गुणित 3 के घाते 2, 4 गुणित 9, मतलब 36 मिनट। 36 मिनट बाद सोनिया रवि और सोनिया दोनों इसी स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हम लोग आ गए हैं एक और महत्वपूर्ण सवाल की ओर, जो कि ये तो हर साल ही पूछता है, मतलब कि यहाँ पर वर्ग कर दिए, वर्ग करने के बाद यहाँ से कड़ी हट गया, यहाँ पर p² बटा q² हो गया। अब 5q इधर का जो q² है इधर आकर चिपक गया, तो 5q² बराबर p², अर्थात p² बराबर 5q², इस समीकरण नंबर 1 गया। अब देखिए p² जो है वो 5 से विभाज्य है, जब p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। जैसे कि 25 है, 25 5 से विभाज्य है, तो क्या 125 है तो 5 से विभाज्य है, तो क्या 25 5 से विभाज्य नहीं होगा। सेम यही फंडा है यहाँ पर। तो p बराबर 5x समीकरण 1 में रखने पर p बराबर 5x, तो px² बराबर 5q² और 25x² बराबर 5q²। इस 5 को इधर बटे में लाएंगे तो 5 से 25 कट के जाएगा। यहाँ पर 5x² बराबर q, तो q बराबर 5x², अर्थात q² जो है 5 से विभाज्य है, q² जो है 5 से विभाज्य और q भी 5 से विभाज्य होगा। आपको वही फंडा बताया ऊपर वाला। और इसके बाद देखिए, अतः मतलब इसका जो मान है इसको तो एक ही से कटना चाहिए, लेकिन 5 से कट रहा है। उपरोक्त बातों से स्पष्ट है कि p तथा q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यह हमारे माने गए बातों के अंतर विरोध करता है।
यह विरोधाभास हमारे गलत एवं त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। जो यहाँ पर माना गया था कि करड़ी में एक परिमेय संख्या है, इसी के कारण हुआ है कि करड़ी में एक परिमेय संख्या है, अर्थात यह स्पष्ट है कि करड़ी में 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में भी पूछ सकता है, तो इस फॉर्मेट को ध्यान से देख लीजिएगा और PDF इसका मैं डाल दूँगा, ठीक है। एक इस तरीके से पूछ सकता है। अब ज़्यादा आपका समय लेने की ज़रूरत है नहीं, मुझे देख लीजिए बस, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे एक बार में देख लीजिए, ठीक है। वैसे तो PDF में डाल दूँगा, और ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये लीजिए भैया, आ गए हम लोग चैप्टर 2, जो कि है बहुपद, ठीक है। बहुपद में क्या है, प्रश्नावली 2.1 में क्या दिया गया, किसी बहुपद Px के लिए y बराबर Px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में Px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तब देखिए इधर ये y अक्ष मतलब कि ग्राफ खींचा गया। ग्राफ में एक क्षैतिज होता है, क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है। एक क्षैतिज रेखा होता है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, और जो क्षैतिज रेखा होता है उसका नाम x होता है और ऊर्ध्वाधर रेखा का y होता है, ठीक है। और जहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिलती हैं वहाँ वहाँ का जो क्या कहते हैं, वहाँ O बिंदु होता है, ठीक है। मूल बिंदु O बिंदु होता है। अब देखिए अगर क्षैतिज रेखा के समांतर मतलब क्षैतिज रेखा को स्पर्श नहीं कर रही है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर रेखा को स्पर्श करेगी कोई बात नहीं है, लेकिन क्षैतिज रेखा को स्पर्श नहीं कर रही है, इसका मतलब कि उसके शून्यक जो हैं, इसके शून्यक 0 हैं। देखिए वही चीज़ यहाँ पर है, शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करी। मतलब कि अगर यही चीज़ ऐसे होता, ठीक है, ऐसे होता तो ये 2 बिंदु पर मिलता, तो यहाँ पर 0 की जगह 2 होता और शून्यकों की संख्या 2 हो जाता, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका आ गया, ये ग्राफ है ऊर्ध्वाधर क्षैतिज, ठीक है। तो इसके ग्राफ देखिए यहाँ पर ऐसे आया है, तो हमको y अक्ष से मतलब नहीं, हमको y अक्ष के बिंदु से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ x अक्ष के बिंदु से मतलब है, और x अक्ष का बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। तो कहाँ कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करा है, कितनी बिंदुओं से, एक बिंदुओं से, तो यहाँ का जो होता है शून्यक वो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर केवल एक ही बिंदु को प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले जो हैं उसे मतलब बता देते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, ठीक है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c। वही अगर द्विघात समीकरण का बताएगा तो ax² + bx + c बराबर लगाकर 0 हो जाएगा, ठीक है, व्यापक समीकरण का। लेकिन ये द्विघात समीकरण का, ये द्विघात बहुपद है, जहाँ a b c तीनों क्या है, पूर्णांक है, और ये जो है ये 0 के बराबर कभी नहीं होगा। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग क्या होता है, -x का गुणांक, मतलब कि -x का गुणांक क्या हो गया, b हो गया, और x² का गुणांक क्या होता है, x² का गुणांक a होता है। तो यहाँ पर देखिए, और शून्यकों का योग अल्फा बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, b। तो यहाँ पर x माइनस लगा है, ठीक है, माइनस लगा है, तो -b/a, ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटा के x² का गुणांक, ठीक है। तो अचर पद इसमें क्या है, c है, c का गुणांक 1 होता है, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, c का गुणांक 1 होता है, ठीक है। फिर भी वहाँ पर c लिखाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। अब देखिए यहाँ पर 1/4 शून्यकों का जो है आपका योग है, और ये जो -1 है, ये -1 है, ये शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, तो देखिए माना द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c के रूप का होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद इसी के रूप का होता है ना। द्विघात समीकरण में बराबर लगाकर पीछे 0 लगा दिया जाता है बगल में। ठीक है, अब शून्यकों का योग दिया है 1/4। तो 1/4 जब शून्यकों का योग है तो शून्यकों के योग का सूत्र क्या होता है, क्या होता है, -b/a। हिंदी में कहें तो -x का गुणांक बटा के x² का गुणांक। ठीक है, -b/a बराबर 1/4। 1/4 दिया, ये समीकरण ये बन गया। और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, -1 दिया है। और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c/a, मतलब कि अचर पद बटा के x² का गुणांक। तो -1 का एक में -1 को 1/1 -1/1 लिख सकते हैं। अब इसमें 4 का गुणा करेंगे। ठीक है, 4 का इसमें गुणा करेंगे तो गुणा करने पर 4 -4/4 कटेगा तो -1 ही प्राप्त होगा ना। अब ये देखिए समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और 2 से a बराबर 4 हो गया, b बराबर -1 हो गया, c बराबर -4 हो गया, c बराबर -4 हो गया। अब क्या करें, अब द्विघात बहुपद इतने मतलब कि x² + bx + c के रूप में रखने पर, द्विघात बहुपद के रूप में रखने पर, तो x² + bx। अब चलिए करते हैं चैप्टर 3 के कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं उसे करते हैं। रूल हैं जो अनुपात की तुलना है, ग्राफी निरूपण है, बीजगणितीय निरूपण है, मतलब कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो जब जो समीकरण है वो a1/a2 बराबर b1/b2 का रहेगा तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, मतलब कि ऐसे रेखा होगी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते रहे, और उस समय उसका केवल मतलब अद्वितीय हल होगा, मतलब कि केवल एक, मतलब अनोखा, अद्वितीय मतलब अनोखा, मतलब एक। ठीक है, वही जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहेगा तो संपाती रेखाएं होंगी, मतलब कि एक ही रेखा पर दो रेखा होगी, एक ये रेखा होगी, ये संपाती रेखा होती है। ठीक है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। और वही a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, तो वो समांतर रेखाएं होती हैं और उसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं ऐसी होती हैं, इनका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसी पर रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे और अपने इस वीडियो को एंड करेंगे। और कल एक वीडियो आएगा जिसमें आपको कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, तो तैयार रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको बार बार याद दिला रहा हूँ, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर अपने। ये जो क्वेश्चन है आपके 6 नंबर का है, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आ ही सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है और 6 नंबर का है पूरा। और ये क्वेश्चन जो है किसी न किसी सेट में ज़रूर मिलेगा, तो इसे आइए समझते हैं। क्वेश्चन पहले कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है मेरे मुन्ना कि x - y + 1 बराबर 0, x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। और क्या कर रहा है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब ग्राफ से पर जो भाग होता है उसको मतलब छायांकित करना है, त्रिभुज बनेगा उस पर, उसको छायांकित करना है। अब कुछ लोगों को मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ग्राफ नहीं हमसे बन पाता है, ग्राफ बनाएंगे कैसे, तो एक इसी से रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आएगा, उसे देखिएगा। और चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं और अपने वीडियो को एंड करेंगे इसी वीडियो पर। तो देखिए
क्या कहा था, x माइनस वाई प्लस 1 पहला समीकरण दिया था, इसको 0 के बराबर, क्योंकि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है, या फिर a1x प्लस b1y प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। ठीक है, कह सकते हैं इसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप का होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 है। अब क्या है, समीकरण 1 से y के विभिन्न मानों को रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 में ये x, ठीक है, तो इधर जब इसको x माइनस वाई बराबर 1 लिख देंगे, ठीक है, और x को इधर ले जाएंगे तो y बराबर 1 माइनस एक्स हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब x में अगर हम 2 रखेंगे तो 3 आएगा, x में अगर 2 रखेंगे तो 3 आएगा, और 4 रखेंगे तो 5 आएगा। तो सारणी से बिंदु ये 2 और 3 हो गया, और बीच 4 और 5 हो गया। समीकरण 2 से देखते हैं, समीकरण 2 से क्या प्राप्त होता है। अब समीकरण 2 ये है कि 3x ऋण 2y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर 12 माइनस 3x बटा 2, मतलब कि जैसे बताए थे वैसे ही 3x इसको पहले करेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे, प्लस 12 हो जाएगा, 3x प्लस 2y बराबर 12 हो जाएगा। अब 12 जो है, 12 को 3x को फिर इधर ले जाएंगे तो 12 माइनस 3x हो जाएगा, और 2 को नीचे ले जाएंगे, देखिए वैसे में किया गया है ना। अब इधर क्या कह रहा है मेरे मुन्ना कि x के विभिन्न मानों से x y के विभिन्न मानों की सारणी क्या है। तो x मतलब कि क्या कहा गया, y का मान अगर हम इसमें 2 रखेंगे तो 3 दूना के 6, ठीक है, 12 में ले 6 गया, 6 बचा, और 6 में 2 का भाग 6 में करेंगे तो 3 ही आएगा ना मेरे मुन्ना। फिर उसके बाद देखिए x का मान जब 4 रखेंगे तो 4 3 12, 12 में से 12 ख़त्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा 0, 2 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब सारणी से प्राप्त बिंदु c बराबर 2 3 और d बराबर 4 0। अब इसे ग्राफ पर कैसे दर्शाते हैं आइए देखते हैं, और ग्राफ से रिलेटेड वीडियो आएगा, उसे देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये है हमारा ग्राफ, ठीक है, पूरा ग्राफ बना है। ये एक्स अक्ष हो गया, मतलब कि ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा, ठीक है। इस पे 1 से लेके 16 तक मैंने अंकित कर दिया है, और इधर 1 से लेके 10 तक, इधर नेगेटिव में था ही नहीं इसलिए नेगेटिव में 1 ही तक किए हैं, ठीक है। अब देखिए ये बिंदु क्या है, ये बिंदु जो है क्या है, 2 और 3, ये बिंदु है 2 और 3। तो 2 3 कहाँ है, एक्स अक्ष पर 2 कहाँ है, एक्स अक्ष पर 2 यहाँ पर है, एक्स अक्ष पर 2 यहाँ पर है, और वाई अक्ष पर 3 कहाँ है, वाई अक्ष पर 3 यहाँ पर है, ठीक है। अब जब इसको ऐसे ऐसे मिलाएंगे तो बिंदुआ यहीं ना मिलेगा मेरे लल्ला, यहीं पे मिलेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, बी बिंदु है 4 और 5, 4 और 5, 4 एक्स अक्ष पर कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, जब इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया, अब इसको खींच देंगे, इसका सीधी रेखा एकदम खींचेंगे, ठीक है, सीधी रेखा खींच के आ गया। अब सी क्या है, सी है आपका 2 और 3, सी क्या है 2 और 3। तो एक्स अक्ष पर 2 कहाँ पर है, यहीं पर है, 3 भी यहीं पर है, मतलब कि बिंदु यहीं पर मिलेगा, ठीक है। अब डी में क्या है 4 और 0, अब 4 0 कहाँ है, 0 तो आपका मूल बिंदु यहाँ पर हो गया, और 4 आपका यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर यहाँ से सरल रेखा खींचोगे मेरे मुन्ना तो यही ना आएगा, कहीं दूसरी जगह तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये जा ही नहीं सकता, पकड़ कर बैठे हैं इसको। अब देखिए यहाँ से ये त्रिभुज बना है, त्रिभुज बना है कि नहीं, त्रिभुज बना है ना। अब इसी त्रिभुज को छायांकित कर दिए, ठीक है। अब इधर देखिए क्या कहा गया है, एक्स अक्ष पर 2 रेखाओं से बने त्रिभुज ए पी डी के शीर्षों के निर्देशांक ए 2 3 है, पी -1 0 है,
और डी 4 0 है। ये आपका हो गया आंसर। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कर जाइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए वो भी मुझे बता दीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। और इस वीडियो में मेरी मतलब कुछ गलतियाँ हुई होंगी तो उसे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हो सके तो मुझे माफ़ भी कर दीजिएगा, क्योंकि मतलब कैमरे के सामने मतलब छोटे क्रिएटर्स का मतलब समझ में नहीं आता कि क्या कहें क्या नहीं। फिर भी सपोर्ट कीजिए आप लोग कि धीरे धीरे हम भी इस कॉपी से उठकर बोर्ड पर जाएं। अब आप ही लोग के सपोर्ट से होगा ना। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।